Good morning, all of you. चलो शुरू करें. ओके, चलो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस. ठीक है, आज टारगेट यही है कि सारे क्वेश्चंस खत्म कर लें हम लोग. ठीक है, डिबेंचर्स के जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस हमारे आज खत्म हो जाने चाहिए. ओके, चलो देखते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है इलस्ट्रेशन 1 हमारा हो गया था. इलस्ट्रेशन 2 में ओके, लेट अस सी. Atul Limited issued 1 CR 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 10% redeemable at par at the end of 10 years. 10th year rather. Money was payable as follows. ये हो गया था क्या हमारा? कर लिया था क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने? मुझे अचानक से ऐसा फील आ रहा है जैसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया था. All of you there? तो ये क्वेश्चन हो गया था हमारा सेकंड क्वेश्चन. एक बार चेक करो सब लोग, ये हम लोगों ने क्लास में कर लिया था कि नहीं किया था? नहीं किया था. अच्छा ठीक है, चलो देख लेते. सो 1 CR 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन 60 ऑन अलॉटमेंट. कोई कुछ भी है नहीं यहाँ पर, सिर्फ रिडेम्पशन हो रहा है. सॉरी, इसको इशू किया है डिस्काउंट में एट 10% डिस्काउंट. करेक्ट. तो चलिए देखते हैं क्या होगा. तो सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगा. ठीक है, कितना एप्लीकेशन मनी है? 30. ठीक है. नाउ मैंने जैसे कि आपको कहा था कि डिस्काउंट को आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो इसको लेके किताबों में झगड़ा है. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अलॉटमेंट के स्टेज में करेंगे, कुछ लोग कहते हैं एप्लीकेशन को जब हम लोग डिबेंचर्स में कन्वर्ट करते हैं तब करेंगे. तो डिपेंड करता है. मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ करो, अल्टीमेटली एक ही बात है. क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली. तो सेम वक्त में ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन स्टिल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम सेफ पॉइंट ऑफ व्यू, एकदम प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, देन इन दैट केस यू शुड गो अहेड एज पर मॉड्यूल. कंपनी के देखो अलग अलग नॉर्म्स है. अब उसके बारे में मैं ये सजेस्ट अभी करूंगा कि अभी इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ है. देयर आर मैनी थिंग्स. ठीक है, एंड मैं इसलिए मना कर रहा हूं आपको क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस. मतलब हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे लेकिन अभी तक पूरा नहीं जान रहे, तो वो आधा थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए बेटर अभी घुसो ही मत इसमें. जब वक्त आएगा तब आप लोग इसका पूरा डिटेल जान लोगे. ओके, सेबी के बारे में अभी से मत सोचो. सेबी के बारे में आप लोग बाद में सोचना, अभी नहीं. ओके, आई होप आप समझे मैं क्यों कह रहा हूँ. राइट नाउ वी कैन डिस्कस, लेकिन मैं नहीं करना चाहता इसे डिस्कस. मैं इस टॉपिक में ही नहीं घुसना चाहता क्योंकि हाफ नॉलेज रहेगा फिर. ठीक है,
ओके चलो सो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एप्लीकेशन मनी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना 1 CR इंटू 30 CR, 30 CR से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने इसे अलॉट किया। तो यहाँ पर अगर आप मॉड्यूल का तरीका देख रहे हो तो मॉड्यूल ने वही किया हुआ, अगर आप देख रहे हो इसने पहले डिबेंचर एप्लीकेशन को पूरी तरह से डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फर्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्लोज्ड। इसके बाद जब ये अलॉटमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं उस वक्त में इन्होंने डिस्काउंट को एडजस्ट किया। तो आप भी ऐसे ही करो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों एंट्री एक ही वक्त में पास किए जा रहे हैं। इनफैक्ट हम इन दोनों एंट्रीज को मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वो डिस्काउंट ऑन इशू इस एंट्री के साथ आए या इधर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बात एक ही है। ये कंटिन्यूअस यहाँ पे कुछ ब्लिंक हो रहा है, 1 मिनट रुक जाना। यूट्यूब में कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है, अभी छठो आगे बढ़ता है। चलो इसके बाद हम लोगों ने डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास की, ठीक है। कितना मिल रहा है अलॉटमेंट में? 60 मिल रहा है, टोटल 100 रुपए है, लेकिन मिल रहा है 30 + 60 90। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो दिस डिस्काउंट विल बी डेबिटेड बाय 10। सो 60 CR से डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10 CR से डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। ओके और उसके बाद अलॉटमेंट मनी मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। देखो हम लोग थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि कल जैसे हम लोगों ने लिख के प्रैक्टिस किया था तो लिख के आगे बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो आज हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करने का टारगेट है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ने के इरादे में हूं। इसलिए ये क्वेश्चंस को हम लोग लिख नहीं रहे, लेकिन इनको जरा देख के आप लोगों को एक बार दिमाग में सोचना है कि क्या जर्नल एंट्री मेरे दिमाग में आ जा रहा है। अगर आ जा रहा है वेरी गुड, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर नहीं आ रहा है या कोई जर्नल एंट्री देख के कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देन इन दैट केस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इमीडिएटली मुझे पूछ लोगे, ठीक है। अदरवाइज मैं यहां पर आगे बढ़ता जा रहा हूं। ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि शायद आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बट स्टिल अगर आया देन प्लीज टेल मी, इन्फॉर्म मी। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं मैं अभी। इलस्ट्रेशन 3, ओके, क्या कहता है? कोइनाल Chemicals Limited issued 15 lakh 10% debentures of ₹50 each at premium of 10%, right? Payable at 20 on application and balance on allotment. Okay? So हमने premium में issue किया है. Okay? Okay. Debentures are redeemable at par after 6 years. Okay? All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entries when premium money is included in application money. प्रीमियम कहां कलेक्ट किया? एप्लीकेशन के साथ कलेक्ट किया, ठीक है। देखते हैं। सो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगा। सबसे पहली बात तो डिबेंचर 50 रुपए का है जिसको हम लोग 10 रुपए प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, यानी 55।
रुपए कलेक्ट किए जा रहे हैं, बराबर। 20 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 55 में से 20 ऑन एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है 15 + 5, ठीक है, ये है 15 + 5, और बाकी के कितने बच गए? 35, बाकी का 35 विल बी कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, दैट इज द थिंग। अब इसके मुताबिक हमें कैलकुलेशंस करने हैं। चलो, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो 15 लाख डिबेंचर है, इस पे 20 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी इज 20, हमारे पास आए 3 CR, बराबर। तो 3 CR से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट। देन वी विल क्लोज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू 2 अकाउंट्स। एप्लीकेशन में प्रीमियम भी कलेक्ट हो रहा है, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम। अब कितना डिबेंचर्स में जाएगा? 15 लाख डिबेंचर्स है, राइट। यहां पे डिबेंचर का और प्रीमियम का बाइफिकेशन हमने लिख के रखा हुआ है। 15 रुपए डिबेंचर के है, तो 15 लाख इंटू 15, 2 crore 25 lakhs, दैट विल कम टू डिबेंचर्स। और वहीं पे 15 लाख इंटू 5 यानी 75 lakhs विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आया बराबर? ओके ओके। इसके बाद अलॉटमेंट मनी में 35 रुपीज डी हो रहा है, तो 15 लाख शेयर्स इनटू 35 सब मिला के होता है 5 crore 25 lakhs, ठीक है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 5 crore 25 lakhs, ठीक है। और उसके बाद पैसे मिल जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5 crore 25 lakhs। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, कोई पॉइंट नहीं समझा? एनीथिंग? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे इजी क्वेश्चंस आ जाए तो मजा आ जाए, नहीं? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इश्यूड 4 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 पेबल एज फॉलोज, ठीक है। एक बात सबको बता दूं, मैंने अभी आपको कहा कि ऐसे इजी क्वेश्चंस आ जाए तो मजा आ जाए, तो भाई मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन 5 मार्क के लिए, ठीक है। पूरे 10 मार्क के लिए एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। 5 मार्क के लिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई दे, एक 10 मार्क का इश्यू ऑफ शेयर्स का दिखाई दे जिसमें फॉर फीचर होगा या प्रो राटा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस पे, ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो कम से कम 5 मार्क अगर इस तरह का आया तो वो तो पक्के है, प्रो राटा के पक्के है, होप सो, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स में प्रोराटा का, और ये मतलब जो भी हो, प्रोराटा भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मतलब मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन पे मतलब मैं अपने जो मैंने जहां से शुरू किया उनके प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा हूं। तो रेक्टिफिकेशन के ऊपर 10 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ही शायद आपको रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन दिख सकता है, पॉसिबिलिटी तो है उसके, हाई पॉसिबिलिटी है, तो वो 10 मार्क, ठीक है। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स के 15 मार्क अप्रॉक्स, 10 या 15, 10 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है, मैं 15 पकड़ के चल रहा हूं। तो यहां पे 10 + 15 25 मार्क्स लगभग पक्के हो रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, उस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है, तो बोल नहीं सकते उसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूं कि 25 मार्क्स जो मैंने करवाए हैं वहां से आपके 25 मार्क्स पक्के हो रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आया कहीं, प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट इन दैट, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
Illustration number 4. Modern Equipments Limited issued 4,12% debentures of rupees 100 payable as follows on application 30 on allotment 70. अभी तक तो आ रहा है. The debentures were fully subscribed and all the money was duly received. As per the terms of the issue, debentures are redeemable at 110 per debenture. तो redemption हो रहा है at premium. चलो एंट्रीज पास करने. लेट्स सी. सबसे पहले क्या एंट्री पास की जाएगी? एप्लीकेशन मनी मिलने का. चलो एक बार जल्दी से एप्लीकेशन मनी मिलने का एंट्री क्या होगा? यस, मैं अभी एक काम कर रहा हूं, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, सबको अनम्यूट कर रहा हूं और रैंडमली मैं किसी से भी पूछूंगा और आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा. रेडी एवरीवन? चलो तो वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी मिला है, कैलकुलेशन सहित, अमाउंट सहित. मुझे बताइए एप्लीकेशन स्टेज की एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसकी एंट्री क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? बता दिया, ऐशानी ने ऑलरेडी बता दिया. अभी मैं पूछूंगा किसी से. हाँ, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बिल्कुल सही, लेकिन इसका अमाउंट भी बता दो ऐशानी. यस, 1 करोड़ 20 लाख. ठीक है, चलो. एप्लीकेशन विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर, इसका जवाब मुझे बताओ भावेश. यस, बिल्कुल सही जवाब. अमाउंट भी बता दो. 1 करोड़ 20 लाख. राइट, चलो बहुत बढ़िया. अगला एंट्री मुझे अलॉटमेंट करना है. अलॉटमेंट का एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, जिसमें साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की भी एंट्री करना है मुझे. ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ. अरविंद बता सकते हो? अरविंद, यू देयर? ओके, रूहीन आप बता सकते हो इसका एंट्री? कोई हो कि नहीं हो? क्रांति, क्रांति रोशन आप बता सकते हो? चलो ठीक है. सब लोग हैं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल. चलो लेट्स सी. ऐसे करते थे तो ज्यादा अच्छा रहता था, लेकिन अभी ठीक है. ओके, सो द पॉइंट इज कि अब हम लोग अलॉटमेंट के स्टेज में जो एंट्री करेंगे, इसमें हम लोग डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे फ्रॉम द मनी रिसीवेबल. विद द मनी रिसीवेबल, मनी रिसीवेबल इज 70 ऑन डिबेंचर्स, यानी 4 लाख इंटू 70, दैट कम्स टू 2 करोड़ 80 लाख. तो 2 CR 80 लाख से हम लोग डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट. लॉस ऑन डिबेंचर को किया जाएगा डेबिट. कितना? 10 रुपए. 100 के डिबेंचर को हम लोग 110 में रिडीम करने जा रहे हैं, राइट. सो 10 रुपए के हिसाब से 40 लाख विल बी डेबिटेड टू लॉस. ओके, उसके बाद डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय
2.8 CR and premium on redemption of debenture या redemption premium account will be credited by 40 lakhs. इसके लिए आप सेपरेट एंट्रीज भी पास कर सकते हो और कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, और उसके बाद हमें पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट. ठीक है, ओके. रिडेम्पशन अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री क्या होगी. ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5. Agrotech Limited issued 150 lakh 9% debentures of ₹100 each at a discount of 6%. 6% का मतलब 6 रुपए, 100 रुपए पे 6% 6 रुपए. Redeemable at a premium of 5%. ठीक है, यानी हमने डिस्काउंट में इशू किया और रिडीम प्रीमियम में किया. ठीक है, तो आपको अगर याद होगा ऐसी सिचुएशन को मैं कह रहा था डबल लॉस. ठीक है, डबल लॉस क्यों? क्योंकि इशू करते वक्त भी डिस्काउंट, वो तो लॉस है ही, और रिडेम्पशन के वक्त भी हम लोग प्रीमियम में कर रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो वो भी लॉस है. ठीक है, सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज बोथ दिस लॉसेस सेपरेटली. ओके, चलो देखते हैं अभी. यहां मुझे नजर आ रहा है कि एप्लीकेशन में हम ले रहे 50, अलॉटमेंट में ले रहे 44. ठीक है, ओके, लेट्स गो. तो सबसे पहली बात तो मुझे पैसे कितने मिले एप्लीकेशन के 50 ऑन 150 लाख. तो दिस इज रुपीज इन लैक्स, इसको लेके कंफ्यूज मत होना. सो 150 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी 7,500 लैक्स, 7,500 लाख रुपए आए. ठीक है, ऐसे इतने बड़े बड़े अमाउंट जब होते हैं, बहुत बड़े जीरोस बहुत सारे होते हैं, ऐसे वाले अमाउंट में इट्स बेटर टू राइट इन लैक्स, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब बहुत सारे जीरोस लिखने होते हैं तो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कमिट मिस्टेक्स अनलेस एंड अनटिल आपको इतने बड़े अमाउंट लिखने की आदत हो. मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जन जब अमाउंट लिखते हैं तो कॉमास यूज नहीं करते. ठीक है, वो कॉमास यूज ना करने की वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स आता है. सो मैं तो यही रेकमेंड करता हूं, हर बार करता हूं, अभी भी आप लोगों को भी यही रेकमेंड कर रहा हूं कि कॉमास डालने की आदत डालो. ठीक है, अगर वो करोगे तो उससे वो जो जीरोस में जो गलती होती है उसके चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, अगर अभी तक आदत नहीं है तो ये आदत डालना पड़ेगा, इसलिए लिखना शुरू तो करो उस तरह से, धीरे धीरे तो आदत पड़ेगी. अगर हम लोग लिखेंगे ही नहीं तो आदत कैसे पड़ेगी. ठीक है, चल व्हाटएवर. सो सबसे पहली बात, अगर वो आदत नहीं है देन इन दैट केस ब्रैकेट में लिख देना ऊपर रुपीज इन लैक्स एंड देन राइट लाइक दिस ओनली, जैसा मॉड्यूल में लिखा हुआ है. ठीक है, वक्त भी बचेगा इतने सारे जीरोस लिखने का टाइम. राइट, चलो. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 7,500. ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 7,500. ठीक है, अब डिबेंचर अलॉटमेंट के स्टेज में ड्यू हो रहा है 44 बराबर. सो 150 इंटू 44 6,600 लैक्स विल बिकम ड्यू. तो 6,600 लैक्स से डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. लॉस कितना हो रहा है? एक तो 6 रुपए हो ही रहा है, ऊपर से हम लोग रिडीम करते वक्त इसे प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं. कितना? 5% प्रीमियम, 5% यानी 5 रुपए. तो 6 + 5 टोटल लॉस हो रहा है 11 रुपए. ठीक है, सो 150 लाख डिबेंचर पे 11 के हिसाब से टोटल लॉस हो रहा है 1650. राइट, सो नो डाउट अबाउट इट दैट वी विल रिकॉग्नाइज दिस लॉस 1650. लेकिन मुझे प्रीमियम के लायबिलिटी को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना होगा. ठीक है, देखो मुझे डिबेंचर को पूरे उसके फेस वैल्यू से क्रेडिट करना है, दैट इज 7,500. ये कहां से आया सर? एक डिबेंचर 100 रुपए का है बराबर. अगर एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो 150 इंटू 100 पूरे 15,000 से इसे मुझे क्रेडिट करना जरूरी है. ठीक है, फुल 15,000 लाख से मुझे इसे क्रेडिट करना जरूरी है. आउट ऑफ 15,000
7,500 से मैं ऑलरेडी डिबेंचर्स अकाउंट को एप्लीकेशन स्टेज में क्रेडिट कर चुका हूं, तो अलॉटमेंट स्टेज में मुझे इसे और 7,500 से क्रेडिट करना ही होगा. ओके, सो डिबेंचर नीड्स टू बी क्रेडिटेड बाय फुल प्रीमियम मनी, फुल फेस वैल्यू विच इज 15,000 lakhs. तो मैंने डिबेंचर्स को पूरे 15,000 लाख से ही क्रेडिट किया है, लेकिन उसके ऊपर मुझे प्रीमियम भी देना है. कितना प्रीमियम देना है? 150 lakhs पे 5 रुपए, यानी 750 lakhs. तो मुझे 750 lakhs के प्रीमियम मनी का ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी अलग से रिकॉग्नाइज करना होगा. सो मैंने उसे क्रेडिट करके रखा हुआ है, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 750. This is a separate liability on me, other than the debentures, the existing debentures liability. ठीक है, लेकिन मेरा जो डिस्काउंट है और ये जो प्रीमियम दे रहा हूं, दिस टोटल मिला के मेरा ओवरऑल लॉस हुआ है 1650, जिसे मैंने डेबिट कर दिया है ऑन लॉस ऑन इश्यू. ठीक है, बाद में पैसे मिल जाएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट. कितना ड्यू था? 6,600 मिल गया. एनी दिक्कत? Anyone? Okay. बढ़े आगे. Illustration number 6. चलो. So Simmons Limited issued 1,12,000 debentures of ₹100 each at par, payable in full on application by April Fool's Day. 1st of April. Application were received for 1,10,000 debentures. Debentures were allotted on 7th of April. Excess money refunded on the same date. So what do you see there? Oversubscription. भैया थे सिर्फ 1 लाख डिबेंचर्स, हमने तो सिर्फ 1 ही लाख डिबेंचर्स इशू किए थे, लेकिन ये भी ओवर सब्सक्राइब हुआ. ठीक है, तो ठीक है भैया, अच्छी बात है, इतना बढ़िया कंपनी है कि डिबेंचर्स इशू किया, लोन मांगने गए और इसमें भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, लाइन लगी है लोन देने वालों की. ठीक है, किस्मत वाले. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अब यहां पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि जो एक्सेस एप्लीकेशंस आए हैं उसका क्या. ठीक है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली शेयर्स जैसा ही होगा. क्या? या तो हम उसे रिफंड कर देंगे या तो प्रोराटा. ठीक है, प्रोराटा लेकिन तभी होगा अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं पैसे. ठीक है, अगर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल ऐसा करके अलग अलग करके ले रहे हैं तो ही प्रोराटा का मतलब है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो यहां पर इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है? एक्सेस मनी वाज रिफंडेड ऑन द सेम डेट. ठीक है, तो जो भी एक्सेस पैसे आए थे पूरे वापस कर दिए गए. बढ़िया है. चलो जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा है, एक एक करके करते हैं. द सेम थिंग, कोई अलग नहीं है, जैसा शेयर्स में पढ़ा था वैसा ही यहां पर भी है, बिल्कुल सेम. ठीक है, लेट्स गो. सबसे पहले पेबल इन फुल है, यहां इंस्टॉलमेंट है नहीं, ये बात को ध्यान में रखना. जो भी मिल रहा है पूरा मिल रहा है एक साथ, यानी पूरे 100 रुपए. अच्छा, डिस्काउंट में इशू किया है क्या? नहीं. अच्छा, रिडेम्पशन प्रीमियम वगैरह में कर रहे हैं क्या? नहीं. इसमें सिर्फ एक ही चीज था, ओवर सब्सक्रिप्शन. हाउ टू डील विद इट. ठीक है, तो चलो, कितने शेयर है? 1 लाख. कितने रुपए के है? 100. लेकिन कितने एप्लीकेशन मिले? 1,10,000. तो 1,10,000 पे 100 रुपए के हिसाब से हमारे पास आ गए हैं 1,10,00,000. 1,10,00,000 इतने पैसे आए हमारे पास. ठीक है, चलो ठीक है, तो 1,10,00,000 इतने पैसे आए. यहां पे देखिए इन्होंने रुपीज इन थाउजेंड्स लिख के रखा है. ये सब चीजों पे ज्यादा वक्त बर्बाद ना करे. कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स लिखने की इच्छा होती है लेकिन खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखूं यार. ठीक है, तो अगर ऐसे चीज में सोचने में दिक्कत जा रहा है तो सोचो ही मत, बिंदास जो अमाउंट कैलकुलेटर में आया उसी को लिख दो. ठीक है, बस जीरोस का ध्यान रखना. इसलिए मैंने वो बताया था, वो कॉमास वगैरह डालने की आदत रखो, उससे गलती नहीं होगी. ठीक है, और आपके कैलकुलेटर पे ही कॉमास आ जाते हैं.
आपको तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको तो एज इट इज सिर्फ कॉपी करना है, बस कैलकुलेटर में उसको सेट करके रखो कि वो लैक्स में दिखे, उतना ही है। नॉर्मली स्पीकिंग बाय डिफॉल्ट वो मिलियंस पे सेट होता है, नॉर्मली डिपेंड करता है, लेकिन कैलकुलेटर नॉर्मली मिलियंस पे सेट होता है, उसको हम लोगों को लैक्स में सेट कर देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, चलो ठीक है। अब हम लोगों ने जो पैसे मिले इसमें से 10,000 शेयर्स के पैसे लौटा दिए, सो 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख रुपए लौटा दिए। कॉमा कैसे सेट करना है आप लोगों को मैंने पूछा था बीच में, आपने बताया था कि आपको मालूम है। अच्छा मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो आपके कैलकुलेटर में DISP ऐसा एक की है, DISP, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में सबसे पहले ऑल क्लियर वाला बटन दबा दो, ऑल क्लियर, ठीक है। अब DISP वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखो, लॉन्ग प्रेस, लॉन्ग प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा स्क्रीन पे, राइट। तो ऊपर सेट भी लिखा हुआ है, राइट। अब आपके कैलकुलेटर में एरो कीज होंगे, वो एरो कीज को प्रेस करने में देखो क्या हो रहा है, कोई भी एरो की को प्रेस करो आप, देखो वहां पे वो कॉमा अपनी जगह बदल रहा है, या तो मिलियंस, या तो इन लैक्स, या तो कैलकुलेटर के ऊपर, या तो मतलब टॉप स्क्रीन में, स्क्रीन के ऊपर, या फिर स्क्रीन में नीचे, ऐसा कहीं ना कहीं वैसा वो चेंज होते जा रहा है, बराबर। तो इसमें आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से सेट कर लो उसको, जैसे आपको चाहिए लैक्स में, और आपको चाहिए कॉमास नीचे, जैसे मैंने ऐसा किया, ये देखो लैक्स में चाहिए और कॉमास को मैंने नीचे सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये हो गया, वापस से डिस्प्ले के बटन को दबा दो, सेट हो गया। दिस ओनली वर्क्स इन कैशियो कैलकुलेटर। आई गेस ये सिटीजन के इसमें भी वर्क करता है। इफ समवन हैज डिफरेंट कंपनी कैलकुलेटर, सिटीजन में भी वर्क करता है। जनरली स्पीकिंग आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, हमारे लिए सबसे बेस्ट कैलकुलेटर जो होता है वो कौन सा होता है, ये आपको मैं बता देता हूं। देखो कोई भी एक कैलकुलेशन करो, जैसे 5 इंटू 2 अगर करते हो, 5 इंटू 2, ठीक है, तो 5 इंटू को अभी 2 बार प्रेस करो एक बार। अगर ये 2 बार प्रेस करने पे आपको ऊपर कहीं के लिखा आ रहा है, तो के लिखा आ रहा है, तो ऐसे वाले कैलकुलेटर्स हमारे लिए उतने सूटेबल नहीं है। ये के वाले कैलकुलेटर्स में सारे शॉर्टकट्स वर्क नहीं करते। तो अगर वो के नहीं लिखा आ रहा है, आप कितने भी बार मल्टीप्लिकेशन प्रेस करो, प्लस प्रेस करो, कुछ भी प्रेस करो, अगर के लिख के नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैलकुलेटर्स पे ही शॉर्टकट यूजुअली सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। फाउंडेशन स्टेज में ये कैलकुलेटर इस तरह का सिलेक्ट करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अकाउंट्स तो खैर ठीक है, फिर भी मैनेज हो जाता है किसी ना किसी तरह से, लेकिन मैथ्स में ये कैलकुलेटर के ट्रिक्स बड़े काम के होते हैं, ठीक है। देखो मैं यहां पर कोई ऐसा एज सच मॉडल नंबर तो नहीं कहूंगा कि ये ही अच्छा है या वही अच्छा है। अकाउंट्स में चल जाता है, काम चल जाएगा। अकाउंट्स में बेसिकली अगर ये एक तो ये DISP ये वाला, दूसरा MU, तीसरा M प्लस, M माइनस, MRC, उसके अलावा GT, और उसके अलावा प्लस ऑब्लिक माइनस, ठीक है। ये वाले सब अगर रहे तो हमारा काम हो जाएगा। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कीज कैलकुलेटर पे होने चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। अब यूजुअली स्पीकिंग जब हम कैलकुलेटर खरीदने जाते हैं तो हम लोगों को बाकी कुछ मालूम नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेटर में सिर्फ देखते हैं कि कितने डिजिट्स का है, मतलब 12 डिजिट्स है कि क्या है,
और मेमोरी फंक्शन है कि नहीं, तो उससे कोई लेना देना नहीं, मेन ये सब है। एमयू का फंक्शन क्या होता है? एमयू बेटा मार्क अप, एमयू का मतलब होता है मार्क अप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन इज कॉल्ड एज मार्क अप, वन इज कॉल्ड एज मार्क डाउन, बट आवर कैलकुलेटर हैज ओनली मार्क अप, बट वी कैन ऑल्सो यूज द मार्कअप बटन एज मार्क डाउन। मार्कअप बटन को अगर आप ये प्लस ऑब्लिक माइनस वाले की से के साथ यूज करते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्क डाउन। किसी को भी आइडिया नहीं इसका? बता दूं? ऑल ऑफ यू वांट टू नो? चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है? बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें आते रहेंगे, ठीक है? मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कुछ इस तरह का। सेल्स 500, COGS 400, ग्रॉस प्रॉफिट 100, ठीक है? चलेगा? Now if I want, I can calculate GP on sales. GP on sales. Whenever I am calculating GP on sales, I am comparing GP to sales, which is 100 divided by 500, which is 1 by 5, which is 20%, या 0.2. चलेगा? But at the same time, if I calculate GP on COGS, GP on COGS, then it will be 100 divided by 400. बराबर है क्या? Also equal to 1 upon 4. Also equal to 25%. Also equal to 0.25. Different ways of writing the same thing. ठीक है? पॉइंट इज कि अगर मुझे COGS दिया है क्वेश्चन में 400, और अगर मुझे कहा है कि प्रॉफिट इज 25% ऑफ COGS, ठीक है? सिंस आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, इसलिए आई होप कि आप लोगों को COGS का मतलब मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS मालूम है ना? यस। सो सेल्स कितना होगा? सीधा सीधा 400 प्लस 25%, वी विल गेट द सेल्स, ठीक है? इसी तरह से इफ सपोज आई से दैट सेल्स इज 500 एंड प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, तो कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ने में। क्यों? आई कैन इजीली गेट द COGS। सेल्स अगर 500 है एंड प्रॉफिट को, GP को मैंने 20% ऑफ सेल्स कहा हुआ है, सो आई कैन इजीली कैलकुलेट 20% ऑफ 500। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 100, माइनस करके आई विल गेट द COGS, ठीक है? दिक्कत कहां आता है? दिक्कत तब आता है जब COGS दिया है 400 एंड GP दिया है एज 20% ऑफ सेल्स। ऐसा आप इन्वेंट्री के क्वेश्चंस में भी देखते हो, फाइनल अकाउंट्स में भी देखते हो, मैनेजर्स कमीशन एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आ जाते हैं। तो बेसिकली देखो यहां पर कैसा है कि 400 में GP ऐड होना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि यार ये ऐड होना है, तो हम इसे कहते हैं मार्क अप। गेटिंग दिस? लेकिन उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन दिख सकता है क्वेश्चन में कि जैसे मान के चलो सेल्स दिया है 500, ठीक है, और आपको GP दिया है एज 25% ऑफ COGS, ठीक है? आपको निकालना है COGS। सो यहां पे दिक्कत क्या है?
सबसे पहली बात तो यहां पर ये सेल्स दिया है, आपको सीओजीएस पे आना है, तो आपको ये जो जीपी है इसको कैलकुलेट करके माइनस करना होगा, तब जाके आप यहां पहुंचोगे, है ना, आंसर तक पहुंचोगे। तो इसे हम कहते हैं मार्क डाउन का सिचुएशन। ये हुआ मार्क अप, ये हुआ मार्क डाउन, ठीक है। अब हमारे कैलकुलेटर में इसका इलाज है। हम लोग तो वैसे तरीके पढ़ के आते हैं कि इसको मान लो 100, अगर ये है 100 तो ये है इतना, तो ऐसा है तो वो कितना, ऐसा करके हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कैलकुलेटर में भी इसका इलाज है। कैसे इलाज है, देखो, इफ आई से दैट माई सीओजीएस इज 400, मुझे जीपी इसमें ऐड करना है टू गेट टू द सेल्स, देन इन दैट केस मैं कैलकुलेटर में क्या करूंगा, प्रेस द कीज एज आई से, टेक योर कैलकुलेटर, पहले टाइप करो 400, ठीक है, टाइप करो एमयू, एमयू टाइप कर दिया, यानी आपने मार्कअप कमांड दे दिया कैलकुलेटर को। अब जो परसेंटेज दिया है एज इट इज प्रेस करो 20%, देखो आपका आंसर आ जाएगा, आ गया सेल्स 500। जम गया, कैसे करना है, अब ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, सपोज आपको मैं दे देता हूं एस 400 एंड कमीशन इज सपोज 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये मैंने ऐसा इसलिए दिया क्योंकि यहां पर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में कमीशन ऐड होता है, तब जाके मिलता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस का होके प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बचता है। सो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में कमीशन ऐड करोगे तब जाके प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिलेगा। तो आपको प्रॉफिट बिफोर कमीशन यहां से मिल जाएगा। कैसे, वही चीज, सेम चीज, बिल्कुल सेम। बहुत सारी जगह पे काम में आएगा। अब इसी तरह से मार्क डाउन कैसे यूज करना। मार्क डाउन में जाने से पहले आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दिस की, प्लस ऑब्लिक माइनस। पहली बात तो डोंट टेक इट एज टू सेपरेट कीज, प्लस एंड माइनस नहीं, मैं एक ही की बात कर रहा हूं जिसमें प्लस ऑब्लिक माइनस है। गुड मॉर्निंग सौरभ, आज लेट हो गए। चलो, तो प्लस ऑब्लिक माइनस अगर इस की बात करो तो ये सबसे पहले तो साइन चेंज करने के काम में आता है। कोई भी नंबर प्रेस करो आप लोग कैलकुलेटर पे, जैसे 2, और वो प्लस ऑब्लिक माइनस साइन को प्रेस करो एक बार, देखो वो -2 हो गया। फिर से प्लस ऑब्लिक माइनस को प्रेस करो, देखो वो +2 हो गया। साइन चेंज करने के काम में आता है, ठीक है। कई बार हम लोग शॉर्टकट कैलकुलेशन करते हैं, तो शॉर्टकट कैलकुलेशन में बैक कैलकुलेशन करके कोई एक आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन उसका साइन बदल जाता है। एक्चुअल साइन इज समथिंग डिफरेंट। हम लोगों ने जो शॉर्टकट लगाया उससे साइन अलग आ रहा है, तो वो साइन चेंज करने के ये बटन काम में आ जाता है, ठीक है। चलो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना, देखो, अगर मुझे सेल्स दिया है 500, जीपी दिया है 25% ऑफ सीओजीएस, तो यहां पे मुझे मार्क डाउन करना है एंड वी डोंट हैव एनी एमडी की इन आवर कैलकुलेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एमयू के साथ साथ प्लस ऑब्लिक माइनस इस साइन का यूज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मार्क डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो, प्रेस करो जैसा मैं कह रहा हूं, पहले लिखो 500, ठीक है, उसके बाद एमयू, ठीक है, उसके बाद आराम से भागना नहीं, 25 लिखना पहले और फिर प्लस ऑब्लिक माइनस वाले बटन को दबाना। 25 लिखा, जैसे आपने प्लस ऑब्लिक माइनस की को दबाया तो वो -25 हो गया, बराबर। नाउ प्रेस %।
अब देखो आपके फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने बनाया P&L, आपका नेट प्रॉफिट आया 500, ठीक है, बट दिस इज बिफोर कमीशन, ठीक है। सो दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है, 500। अब आपको कहा है कि आपको कमीशन देना है, ठीक है। कमीशन कितना है? कमीशन इज 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। तो मुझे मालूम है प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस करने के बाद बचता है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो इसके आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, आपके कैलकुलेटर में इसका तरीका है। कैसे करोगे? वही सेम जो अभी किया था, 500 MU 25 प्लस ऑब्लिक माइनस %, आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। हेंस दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ये कई साल पहले जब सीपीटी का पैटर्न था, जब सीपीटी की शुरुआत हुई थी, तब ये सारे अकाउंट से रिलेटेड कैलकुलेटर के ट्रिक्स सब गैदर किए थे। और उसके बाद उस ज़माने में जहाँ जहाँ पे जितना मेरा रीच था वहाँ तक मैंने लोगों को ये ट्रिक्स बताए थे, लेकिन मेरा रीच उतना ज़्यादा नहीं था, मैं उतने ज़्यादा लोगों तक तब पहुँच नहीं पाया था। तो ठीक है, तो कॉपी करने वाले लोग बहुत ओके आप देख पा रहे हो अभी। तो फिर बाद में तो काफ़ी कॉपी हो गया है। आज के डेट पे तो आपको बहुत सारे जन ये ट्रिक्स बताते हुए नज़र आ जाएंगे, कैलकुलेटर के ट्रिक्स। तो जो भी हो, अल्टीमेटली ट्रिक्स आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, चाहे जहाँ से भी पता चले, यू शुड नो अबाउट द ट्रिक्स। वैसे एक चीज़ है, अगर ये अभी सीपीटी पैटर्न होता तो इतने ट्रिक्स थे, इतने सारे अलग अलग ट्रिक्स थे कि वो ट्रिक्स का एक सेशन हो गया तो स्कोर करने लायक मार्क्स तो सिर्फ ट्रिक्स की मदद से आ जाता था। लेकिन अब वो ट्रिक्स उतने ज़्यादा काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पूरा लिखना है, यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। और बात वही है, मैथ्स में अगर आप ट्रिक्स लगा तो चल भी जाता है, काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अकाउंट्स में ट्रिक्स लगा के अगर आप लोग आगे बढ़ जाओगे तो आगे चल के दिक्कत जाएगी। इट इज ओके इफ यू आर अप्लाइंग द ट्रिक्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग आंसर तक पहुंच जाए। बट स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स देन आगे चल के दिक्कत जाती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ये इसलिए एमसीक्यू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बाद में हटा दिया गया कि यार ये चाहे मतलब मैं जब ट्रिक्स बताया करता था कैलकुलेटर का ट्रिक्स, तो मैं सबको पूरा एक्सप्लेन कर देता था। पहले पूरा डिटेल एक्सप्लेन हो जाने के बाद लास्ट में उनको ट्रिक बताता था कि देखो पूरा समझ में आ गया, ये हो गया, अब देखो इसको इस तरह से भी ला सकते हैं आंसर। तो सब स्टूडेंट्स उसमें अक्सर चिढ़ जाते थे, बोला सर इतना आसान था तो आपने इतना लंबा घुमा फिरा के हमको क्यों बताया, सीधा ये ट्रिक बता देते। तो प्रॉब्लम वही था कि अगर मैं वो ट्रिक पहले बता देता तो कोई डिटेल में सीखते ही नहीं, इसलिए मैं पहले पूरा डिटेल में सिखाता था और उसके बाद ट्रिक बताता था। लेकिन ये मैंने भी ऑब्जर्व किया कि एक बार मैंने ट्रिक बता दिया तो उसके बाद से बच्चा सिर्फ ट्रिक अप्लाई करता था, वो एक्चुअल डिटेल में जाता ही नहीं था, ठीक है। अब ये होता ही है, जैसे अगर किसी को भी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में एक ट्रिक बता दिया गया कि भैया ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी, ये बता दिया तो हम लोग वही अप्लाई करते हैं।
हम लोग एक बार भी नहीं सोचते कि ऐसा क्यों प्लस माइनस होता है, क्या होता है, सोचने की इच्छा ही नहीं होती हमारी, हम लोग वही करते जाते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल रास्ता ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी होता है, प्लस माइनस थोड़ी ना होता है, एक्चुअली तो डेबिट क्रेडिट होता है, तो वो पूरा का पूरा अगर देखने जाए तो ज्यादा सही है वो, लेकिन कौन देखेगा सर, ये ट्रिक है ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने एमसी के कॉन्सेप्ट हटा दिया, और अच्छा ही किया, सही भी है, अकाउंट्स में नॉलेज की जरूरत है। ओके चलो, हो गया, ये समझ में आ गया। मार्कअप मार्कडाउन कहाँ थे, कहाँ चले गए हम लोग लौट आते हैं। अभी कौन सा चल रहा था हमारा, ये चल रहा था क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ना, यही देख रहे थे ना, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये इधर भी लैग हो रहा है क्या? भाई सब तक आवाज आ रही है ना? यस, 6 वाले में लास्ट की दोनों एंट्रीज कंबाइन पास कर सकते हैं क्या? एक मिनट रुक जाना, लास्ट के 2 एंट्रीज ना, यानी कौन से 2 कह रहे हो आप? हाँ 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 बिल्कुल, वाई नॉट, वाई नॉट, बिल्कुल कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। दोनों एक ही स्टेज पे हो रहा है, अगर दो अलग अलग डेट पे होता तो फिर अलग अलग एंट्री पास करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन दोनों एक साथ बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये तो रिफंड की एंट्री है, 1000 रुपये, 1000 मतलब 1000, ठीक है, 10 लाख, एंड बाकी का अलॉट करने की एंट्री है। और इस क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा एक साथ ले लिया 100 रुपये, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। ओके चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके अच्छा, अगर पॉसिबल हुआ मैं इस संडे को, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा ज़्यादा देर क्लास ले लूँगा, ठीक है, मतलब ख़त्म करते हैं अभी, थोड़े से ही हमारा रह गया है, कंपनी अकाउंट्स अभी ख़त्म हो रहा है, इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और उसके बाद थोड़ा सा थियरी है, तो उसको जितने जल्दी हम लोग ख़त्म कर पाए उतना अच्छा होगा। तो संडे को मैं कोशिश करूँगा थोड़ा लंबा क्लास ले लूँ, ठीक है, तो दैट वे वी कैन फिनिश इट ऑफ फास्ट, ठीक है, क्योंकि कैसा हो रहा है कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेक्टिक होता जा रहा है, मेरे लिए भी काफ़ी हेक्टिक होता जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 7। X Limited issued 1 lakh 12% debentures of ₹100 each at a discount of 10% payable in full on applicability. yes, मेरा भी वही इरादा है, 24 तक भी नहीं, मेरा तो उतना भी लंबा खींचने का इरादा नहीं है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जितने जल्दी खत्म कर पाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एज सच दिमाग लगाने लायक कुछ नहीं है, इट्स एन वेरी इजी टॉपिक, मतलब जनरली ये मतलब यहाँ पर तो अभी लास्ट में हम लोग देख रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम लोगों ने बाकी टॉपिक्स पहले प्रेफर किया, अदरवाइज जनरली स्पीकिंग हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शुरू में ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कुछ खास, सिर्फ जर्नल एंट्रीज होते हैं, तो वो पहले निपट जाता है, फिर लास्ट में जनरली दूसरे टॉपिक्स होते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लास्ट में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं, तो वो इजी टॉपिक है। आप लोगों ने जो इतने भारी टॉपिक्स देखे हुए हैं, वो देखने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम हलवा है, ठीक है। तो सिलेक्टेड कुछ चीज़ें अपने को देखने हैं, बाकी जर्नल एंट्रीज ही है और कुछ नहीं है उसमें, कोई दम ही नहीं है उस टॉपिक में, तो वो जल्दी ख़त्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो आज का डेट क्या है हमारा? 17 तारीख है ना आज,
17, ये ख़त्म होने में 18 हुआ तो 19, 20, 21, ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक मेरा इरादा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 21 तक ये ख़त्म हो जाता है तो 22 को हम लोग बाकी का थियरी ख़त्म कर लेंगे एक दिन में, ठीक है। ओके चलो ये हो गया। Now, illustration number 7. X Limited issued 1,12% debentures of rupees 100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st of May. Application were received for 120,000 debentures. Debentures were allotted on 9th of June. Excess monies were refunded on the same date. Pass necessary journal entries. ठीक है, तो यहाँ हो ये रहा है कि सबसे पहली बात तो एक डिबेंचर 100 रुपए का है जिसको हम लोग 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मुझे 1,20,000 डिबेंचर्स के पैसे मिल गए। बेटा इसके बारे में तो मुझे अभी तक जैसर ने कुछ नहीं कंफर्मेशन दिया है, मैं जैसर से फिर से एक बार बात करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ। तो लास्ट मेरी बात हुई थी तो जैसर ने कहा था कि वही देंगे, ही विल अपलोड इट। तो मैं अभी एक बार बात कर लेता हूं, ठीक है। 59 मैंने खुद नहीं शेयर किया था, 60 नहीं मिला आपको? देखो वो कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में। लेकिन उसमें एक दिक्कत सिर्फ एक ही है कि मतलब देखो सबका अपना अपना एक अलग अंदाज़ होता है, अलग अलग स्टाइल होता है। आप भी देख रहे हो मेरा अलग थोड़ा अंदाज़ है, जैसर का थोड़ा अलग है, सबका ही अलग अलग अंदाज़ होता है। तो अगर कोई चैप्टर आप पूरी तरह से किसी एक जन से पढ़ रहे हो तो दैट इज़ बेटर। अगर कोई एक चैप्टर आधा किसी से पढ़ रहे हो और थोड़ा सा पोर्शन आप किसी और से पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है मैटर। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर थोड़ा सा ही बचा है तो अब जैसे ऐसे ही पढ़ो वो, क्योंकि मेरा अप्रोच थोड़ा शायद अलग होता उस पर। मैं जनरली स्पीकिंग आपने देखा ही होगा, मैं जो टॉपिक्स में मेरा एफर्ट ऐसा रहता है कि मैं शुरू में उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, एंड में उतना नहीं, क्योंकि वो शुरू में ही हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर लिए तो एंड में सिर्फ लिखने का काम होता है, प्रैक्टिस करने का काम होता है और कुछ नहीं। रिटायरमेंट मिल गया आपको, अब डेथ मिलना बाकी है, ठीक है। डेथ और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का पार्टनरशिप, सॉरी फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। मैं आज फिर से बात करता हूँ एक बार जयसर से, ठीक है। अपडेट करता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को 59 के बाद 60 भी नहीं मिला ना, लेक्चर 60 भी नहीं मिला, मतलब 59 में रिटायरमेंट मिला, 60 वॉज सपोज टू बी डेथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? वो नहीं मिला, राइट? ओके ठीक है, मैं जैसर से बात करके बताता हूँ, आज ही बात करता हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल इसमें आ जाओ वापस। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 120,000 डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9th of June 2020। एक्सेस हाँ ठीक है, तो 1,20,000 डिबेंचर्स के पैसे आए जिसको हम लोगों ने रिफंड कर दिए, एक्सेस जो थे वो रिफंड कर दिए, यानी 20,000 डिबेंचर्स के पैसे हम लोगों ने लौटा दिए, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो मुझे एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, पूरा का पूरा एक साथ ले रहे, यानी 90 रुपए 10% डिस्काउंट में, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी मिला है 120,000 डिबेंचर्स पे, 120,000 इंटू 90, ठीक है। सो जर्नल एंट्री विल बी 1 CR 8 lakhs से अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद 20,000 डिबेंचर एप्लीकेशंस पे जो 90 रुपए मिले थे ये रिफंड वापस कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको कंबाइन भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बाकी के पैसे 9,000, 1,000 रुपए का डिस्काउंट, एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू
12% डिबेंचर्स। आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, यानी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय पूरे 10,800, डिस्काउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000, डिबेंचर्स विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000 एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड बाय 1800। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, चलेगा वो भी। आज अच्छा हुआ आज का हमारा क्लास YouTube पे नहीं हुआ। आज YouTube कंटिन्यूस ब्लिंक किए जा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीम का जो रहता है ना, कि पता नहीं ये YouTube आज कुछ दिक्कत दे रहा है, कुछ क्या इशू है, आई डोंट नो। नेट इशू तो कह नहीं सकता, अगर नेट इशू होता तो फिर Zoom पे भी नहीं चलता था, Zoom पे तो चल रहा है। सो आई गेस कुछ YouTube का ही कोई इशू है। अगर अभी YouTube पे हो रहा होता तो जम के लाएगा था आज। चलो बढ़े आगे। ये लेजर अकाउंट्स नहीं बता रहा हूं मैं, जर्नल एंट्रीज हो गए तो लेजर आप लोग बना लोगे, है ना। ओके चलो यहां तक हो गए सारे। अब कुछ नया दिख रहा है, दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं या कोई लोन ले रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली जैसे आप अगर सिक्योर्ड लोन लेना चाह रहे हो, सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि यू हैव टू कीप समथिंग एज सिक्योरिटी विद द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो पुराने जमाने की फिल्मों में नहीं देखते थे, गिरवी रख रहे कुछ ना कुछ, किसी ने अपनी बंदूक गिरवी रख दिया, किसी ने गहने गिरवी रख दिए और उसके बदले में जो जमींदार साहब है उनसे पैसे उधार लिए एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसा सब नहीं रहता था पहले, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर सिक्योर्ड लोन लेना है तो आपको कुछ गिरवी रखना होगा, है ना, कुछ सिक्योरिटी रखना होगा। तो सिक्योरिटी के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ एसेट वगैरह तो रखते हो जनरली, लेकिन उसके अलावा भी एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी यू गिव देम डिबेंचर। ठीक है, तो यहां पर कैसा होता है कि यू हैव द, मतलब जिनसे हमने लोन लिया उनको एक्सेस दिया हमने डिबेंचर्स का। पॉइंट इज कि अगर डिफॉल्ट हुआ, पहली बात, ठीक है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो मे बी आपने एक ऑलरेडी एक एसेट रखा हुआ है, वो एसेट से वो हो जाएगा सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो एसेट से भी नहीं हुआ तो सेकेंडरी यहां पर हमारे पास ये डिबेंचर्स रखे हुए हैं, ये हमने उनको देके रखे हुए, देन इन दैट केस दिस डिबेंचर्स विल बिकम एक्टिव। ठीक है, यानी कैसा है कि जब तक कि डिफॉल्ट नहीं हुआ तब तक मैं ये डिबेंचर्स को मेरा ऑब्लिगेशन करके नहीं मान रहा हूं। दिस डिबेंचर्स विल अपीयर एज प्लेन थिंग, मतलब एक्चुअल में ये डिबेंचर्स है नहीं, एक्टिव नहीं हुआ अभी तक। ये एक्टिव कब होंगे? व्हेन देयर विल बी अ डिफॉल्ट। ये बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? ये जो कहा समझ में आया, अदरवाइज मैं रिपीट करता हूं। लायबिलिटी के लिए लायबिलिटी क्यों रखी? देखो, प्लेन लायबिलिटी और स्पेशल लायबिलिटी दोनों का फर्क है। प्लेन लायबिलिटी और स्पेशल लायबिलिटी दोनों में एक फर्क है। गेटिंग मी? जब मैं डिबेंचर्स की बात करता हूं, एक लोन की बात करता हूं, तो एक लोन इज अ प्लेन लायबिलिटी, डिबेंचर्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये डिबेंचर्स मैंने दे रखे हैं, बिल्कुल दे के रखे, बिल्कुल इशू कर दिया आपको, लेकिन उसमें जान आना बाकी है। ये डिबेंचर विल बिकम एक्टिव, यू विल बी कॉल्ड एज अ डिबेंचर होल्डर। हम एक्चुअल में बैलेंस शीट पे वो डिबेंचर्स कब दिखाएंगे? इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इन दैट केस दैट लोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। अभी फिलहाल एक लोन अकाउंट है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। ठीक है, यानी प्लेन लायबिलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशल लायबिलिटी, नथिंग एल्स। ओके, प्लीज पार्डन। ओके, देखो कैसा हो रहा है कि सबसे पहली बात, हमारे पास एक हमने लोन लिया हुआ है, लोन लिया है मान लो 1 CR का। ठीक है, बैंक वाले को डर लग रहा है कि भैया ये अब रीपे करोगे कि नहीं, सिक्योरिटी रखो, तो मैंने सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखा।
ठीक है, उसके बाद भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि नहीं यार ये सिक्योरिटी रखने के बाद भी मेरे को टेंशन आ रहा है, तो बोला ठीक है यार टेंशन आ रहा है तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको डिबेंचर दे देता हूं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब यही है कि ये आपको सिर्फ दे के रखा है, इसमें जान आना बाकी है, ये बेजान है। ठीक है, ये डिबेंचर आपके पास रखे हैं, इसमें जान तब आएगा अगर मैंने डिफॉल्ट किया। आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको पे कर दूंगा, तो आप ये रखो, साथ में रखो। देखो मैं आपको दो लायबिलिटीज के चीजें दे रहा हूं, मैंने लोन करके तो रिकॉग्नाइज किया ही है, साथ ही साथ मैंने आपको डिबेंचर भी दे के रख दिया। अब तो भरोसा हो रहा है आपको, ऐसा करके हम लोग उनको देंगे। तो यहां पर वो पैसे मैं यूज कर रहा हूं और मैं उनको रीपे कर रहा हूं। अगर मैं रीपे कर दे रहा हूं, बराबर पैसे देते जा रहा हूं, तो वो डिबेंचर जो है, बेजान डिबेंचर, वो खत्म हो जाएंगे, उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा कभी भी। वो बेजान डिबेंचर्स में जान कब आएगा, वो एक्टिव कब होगा, अगर मैंने कभी डिफॉल्ट किया। तो अगर मैंने डिफॉल्ट किया, अगर मैं उनको नहीं दे पा रहा हूं, तो उसमें भी पहले जो दूसरा एसेट रखा हुआ है सिक्योरिटी, पहले वो बेच के वसूल होगा। लेकिन अगर वहां से भी नहीं हुआ, तब जाके ये डिबेंचर्स एक्टिव होंगे, तब जाके वो लोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। ठीक है, तो वही एक बात है, नथिंग एल्स। तो इसको क्या किया जाएगा, अगर जैसे आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 को देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या दिख रहा है, एक्स लिमिटेड obtains a loan from IDBI of ₹1 crore, giving collateral security of 1.5 crore of 10 each, 14% first mortgage debentures। ठीक है, तो हमने देखो 1.5 CR का डिबेंचर्स का उनको सिक्योरिटी देके रखा है। ठीक है, मतलब अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो भैया आपके 1 CR के प्लेन लायबिलिटी के बदले में हम आपको 1.5 CR का डिबेंचर दे रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी फॉर देम। ठीक है, सो अगर मैं ऐसा दे रहा हूं, देन इन दैट केस क्या किया जाएगा। तो पहली बात, ये 1.5 CR का जो डिबेंचर है, ये 1.5 CR का डिबेंचर अभी बेजान है, इसमें जान ही नहीं है। ठीक है, इसमें जान कब आएगा, जब मैं डिफॉल्ट करूंगा। गेटिंग मी? सो दिस इज कॉन्टिंजेंट, ये पे तब करना पड़ेगा, ये देना तब पड़ेगा, ये लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज तब करना पड़ेगा अगर मैंने लोन में कोई डिफॉल्ट किया। तो जब तक डिफॉल्ट नहीं किया, तब तक तो मैं डिबेंचर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। गेटिंग मी? तो यहां पर दिक्कत ये आती है कि हमने डिबेंचर देके तो रखे, ये बात भी याद रखना है, लेकिन डिबेंचर्स को मैं रिकॉर्ड में ला भी नहीं सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। दैट डिपेंड्स। तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। कैसे दो तरीके हैं? देखो, तरीका नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, जस्ट प्रेजेंटेशन की बात है, नथिंग एल्स। हम लोग जब लोन अकाउंट करके लिखते हैं बैलेंस शीट में, देखो वहां पे आईडीबीआई लोन दिख रहा है आपको, आईडीबीआई लोन 1 CR है ना, आईडीबीआई का लोन। तो उसी के नीचे ब्रैकेट में हम लोग लिख के रख देंगे कि भैया इसके बदले में ना हमने 1.5 CR के 14% डिबेंचर्स इशू करके रखे हुए हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी करके नोट करके लिख के रख दो। तो आप डिबेंचर्स का कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हो, आपका डिबेंचर्स अकाउंट आपके लेजर में अपीयर नहीं कर रहा है, लेकिन आपने ब्रैकेट में सिर्फ ये लिख के रख दिया कि भैया इनको ऐसे ऐसे दे के रखे। तो पढ़ने वाले को इतना समझ में आ जाएगा कि अगर इस लोन में डिफॉल्ट हुआ तो यहां पर डिबेंचर्स नाम आ जाएगा, 14% डिबेंचर्स 1.5 CR। ठीक है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो यहां से ऐसा समझ में आ जा रहा है हमें। तो ये एक तरीका है, ब्रैकेट में लिख के रख दो, इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी तसल्ली नहीं होती, नहीं यार ये कैसा तरीका है। तो ठीक है यार, दूसरा एक और तरीका है, और वो तरीका है बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। देखो क्या जर्नल एंट्री है, इस बार मैं डिबेंचर अकाउंट को लेजर में लाऊंगा, आई विल शो डिबेंचर, बट प्रॉब्लम इज कि ये डिबेंचर तो एक्टिव नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज दैट ऑब्लिगेशन? फिर तो दो ऑब्लिगेशन हो जाएंगे ना, लोन भी डिबेंचर भी, जबकि होना चाहिए दोनों में से कोई एक। ठीक है, अगर लोन में डिफॉल्ट हुआ तो डिबेंचर आएगा, रहेगा तो कोई एक। और मैं यहां पे लोन भी दिखा रहा हूं, डिबेंचर भी दिखा रहा हूं, दोनों दिखा रहा हूं, ये कैसी बात होगी? तो यहां पे दिस इज बेसिकली अ नलिफाइंग इफेक्ट। कैसा नलिफाइंग इफेक्ट? कि मैंने डिबेंचर्स लायबिलिटी में लिखा, तो एक और अकाउंट बनाया जिसको मैंने असेट साइड में लिखा, और उसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है,
दिस इज मतलब कोई अगर नहीं मार रहा है, नहीं नहीं मुझे डिबेंचर मेरे बैलेंस शीट पे चाहिए, बोला ठीक है ये ले, बैलेंस शीट पे लिखा, उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पे सस्पेंस लिख दिया, जस्ट अ नलीफाइंग इफेक्ट। तो एक्चुअली यू आर नॉट शोइंग इट, एक्चुअली डिबेंचर्स नामक कोई चीज दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपने अगर डिबेंचर्स का ऑब्लिगेशन दिखाया तो एसेट में आपने डिबेंचर सस्पेंस भी दिखाया, एक तरफ से तो वो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ये एक तरफ से समझ लो कि लोगों को बेवकूफ बनाने जैसा काम है, बेवकूफ मतलब ऐसा भी नहीं, लेकिन पॉइंट इज कि आप जस्ट डिबेंचर्स शो कर रहे हो, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि आपने उसका नलीफाइंग इफेक्ट ऑलरेडी एसेट साइड में लिख के रखा हुआ है, ठीक है। देखो अभी सेम चीज अगर होता तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट 1.5 CR। इसमें अभी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी दिया है। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में आप लोग फिलहाल सिर्फ इतना दिमाग में डाल के रख लो कि आपके बैलेंस शीट में दो साइड आ रहे दिमाग में, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो आपको लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर्स नजर आएगा तो एसेट साइड में डिबेंचर सस्पेंस नजर आएगा, दोनों ही 1.5 CR। तो देखो मैं आपको ऐसा बताता हूँ, मतलब अभी तक अपन ने पूरा फॉर्मेट तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट बता रहा हूँ। वो IDBI का लोन आपको बिल्कुल ऐसा 1 CR पे नजर आता, ठीक है, ये ऐसे ही नजर आना चाहिए, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। अब डिबेंचर को भी रिकॉग्नाइज करना है तो ठीक है यार, मैं यहां पे लिख देता हूं डिबेंचर 1.5 CR, लेकिन सिर्फ इतना लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इन दैट केस में दो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, है तो एक ही। अगर यहां डिफॉल्ट किया तो ये आएगा, है ना, तो मैंने दोनों को कैसे रिकॉग्नाइज किया, इसीलिए मैं यहां पर डिबेंचर सस्पेंस इस नाम से भी दिखा दूंगा। होगा क्या? ये दोनों का इफेक्ट खत्म, दिख रहा है अल्टीमेटली सिर्फ IDBI लोन। सो दिस इज जस्ट अ दिखावा, नथिंग एल्स, ठीक है। जम गया? इसको लिखना है तो लिख लो। देखो सबसे पहली बात, लोन जब तक एक्टिव है तब तक तो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट रेट से हम लोग पे करेंगे। जब से डिबेंचर एक्टिव हुआ, यानी डिफॉल्ट ऑन लोन, उसके बाद हमने डिबेंचर्स उसको एग्जिस्टेंस में ला लिया, तब से डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से काउंट किया जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि कब से ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव हुए और कब खत्म हुए। जब लोन नामक इंस्ट्रूमेंट खत्म होगा तब डिबेंचर एक्टिव होगा। देखो डिफॉल्ट करने को तो कहीं पे भी कर दे, आपने तो देखा भी है। अगर आप विजय माल्या की बात करें या ऐसे और भी लोगों की बात करें तो इन लोगों ने तो डिफॉल्ट को तो बहुत सारे किए हुए हैं। करने को तो डिबेंचर क्या, शेयर्स पे भी डिफॉल्ट कर दे, ठीक है, लेकिन इन पे लीगल रेस्ट्रिक्शंस है।
मतलब ये डिफॉल्ट करेंगे तो सीधा भागना पड़ेगा इंडिया से बाहर, अगर इंडिया के बाहर नहीं भागे तो फंस गए। तो हो क्या रहा है देखो ना, सारे जो हमारे डिफॉल्टर्स, महान महान डिफॉल्टर्स जो भी है, क्या किया इन्होंने, डिफॉल्ट करके भाग गए। जो भी डिफॉल्ट किया अल्टीमेटली भाग गए। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो फाइनली वो लोग फंस रहे वापस। वैसे आपने जितने अभी रिसेंटली सुने हुए ये सारे लोन डिफॉल्ट वाले हैं, किसी ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और उसमें डिफॉल्ट किया है। जनरली स्पीकिंग डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सब पे हिम्मत नहीं होती किसी कंपनी की डिफॉल्ट की, क्योंकि इस पे इतना सख्त कानून होता है, इतना स्ट्रिक्ट कानून होता है, सेबी की नज़र होती है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं उसकी वजह से काफ़ी मतलब ये चांस नहीं ले सकते। इनको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करना है तो दे कैन नॉट टेक द चांस ऑफ एनी सच डिफॉल्ट, अदरवाइज इनका बिजनेस ही बंद। यस वही होना है ना, आपके ऊपर टैग लग गया, यू आर अ डिफॉल्टर। यस बिल्कुल, मतलब आपको अल्टीमेटली डिफॉल्ट थोड़ी करना है, आपको तो कंपनी चलाना, आपको तो बिजनेस चलाना है। तो ये सब चीज़ों से कैसा है कि वन टाइम आपने भले ही कुछ पैसे आपने ऐट लिए, लेकिन परमानेंटली ख़त्म। वही बात है कि सोने की मुर्गी देने वाला, सॉरी सोने का अंडा देने वाला मुर्गी काट लिया किसी ने, तो ख़त्म हो जाएगा। चलो हो गया, बढ़े आगे। इसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। जैसा हमने शेयर्स में देखा था, हू बहू वही चीज है। ओके चल देखते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट खरीदा, हमने वहां पे भी देखा था ना, शेयर्स में जैसा देखा था, कोई एसेट खरीदा, बदले में कैश या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जगह शेयर दे रहे, हो सकता है। तो अभी शेयर की जगह डिबेंचर दे रहे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर जो केस दिया है, यहाँ पर ऐसा दिया है कि सपोज हम लोगों ने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, सपोज किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, यानी उसके एसेट्स लाइबिलिटीज सब टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो हमने किसी के एसेट्स भी टेक ओवर किए, किसी के लाइबिलिटीज भी टेक ओवर किए, तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, बराबर। और बाकी का जो बच गया, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी पेड ऑफ टू द वेंडर। ठीक है, आगे वाले बंदे को देना होगा। ओके, तो वेंडर को जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, सीधा सीधा वेंडर अकाउंट डेबिट, ही इज द रिसीवर टू डिबेंचर्स, खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, सो वी आर मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, सो उसके अकाउंट को डेबिट, वेंडर के अकाउंट को डेबिट, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहां एक ही चीज रहता है, ये कैलकुलेशन वाली बात है, इसको हम लोग क्वेश्चन में ही देखेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये फॉर्मूला देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला रट के भी कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं। रेडी, लेट अस सी। तो एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 50 लाख एज फॉलोज। ठीक है, टू सुंदरी पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 lakhs। ठीक है, टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ रुपीज 10 लाख माइनस, अच्छा नहीं माइनस नहीं है, सॉरी डैश है वो, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, एंड टू द बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन, 10 लाख के लोन के बदले में 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स। ये कोलैटरल सिक्योरिटी भी इन्होंने साथ ही में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। टू सुंदरी पर्सन्स, ठीक है, टू सुंदरी पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब दिस इज डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट जैसा हो गया।
सुंदरी पर्सन्स मतलब क्या? वेरियस पर्सन्स, सन्ड्री पर्सन्स। हाँ, तो सन्ड्री पर्सन्स मतलब बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने डिबेंचर्स के पैसे कलेक्ट किए। सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल इशू। तो ये तो नॉर्मल वाला होगा। नॉर्मल वाला मतलब देखो वही 90% बोले तो 10% डिस्काउंट, 25 लाख पे 10% बोले तो 2.5 लाख। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ये नॉर्मल वाला किस्सा हो गया जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, सेकेंड वाला जो अभी पढ़ा, क्या है ये? टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ रुपीज 10 लाख, 12.5 लाख नॉमिनल वैल्यू के लिए। तो देखो अभी कैसा है, सबसे पहले असेट खरीदा, तो असेट खरीदने की एंट्री 10 लाख से असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, पहले तो ये किया। उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, इसको कितने रुपए का डिबेंचर दे रहे? 12.5 लाख, यानी हम इसे 2.5 लाख का डिस्काउंट दे रहे। बात समझ में आ रहा है? सो दिस 250 विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट या लॉस। लॉस या डिस्काउंट, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, एक ही बात है। जमा। और आखिर में या कुछ गलती हुई है ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, यहां पर एक्चुअली इन्होंने ना यहां सेंटेंस बराबर नहीं दिया, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सेंटेंस बराबर नहीं दिया। यहां एक्चुअली क्या हो रहा है कि दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ लोन टेकन, हमने लोन लिया है। सेंटेंस प्रॉपरली नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमने लोन लिया है, 10 लाख का लोन लिया है और बदले में उसको 12.5 लाख के डिबेंचर्स एज सिक्योरिटी दिया है, इशू कर दिया। ठीक है, तो लैंग्वेज बराबर नहीं है, लेकिन हाँ अंग्रेजी गलत है वहां पे। तो एज अ रिजल्ट लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बैंक लोन अकाउंट को किया क्रेडिट। ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि भैया कोलैटरल सिक्योरिटीज इशूड 12.5 लाख के। ठीक है, कोलैटरल डिबेंचर्स इशूड, कोलैटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स इशूड 12.5 लाख के। ठीक है, जमा। अच्छा, सब लोग इस थियरी को एक बार पढ़ो, सबके पास मॉड्यूल है, एक बार इस थियरी को पढ़ो सब लोग। Just read it once. I'll just come back in 5 minutes.
ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं. सब लोग हो ना? All of you there? Should I continue? Oh, sorry. मेरा ध्यान नहीं था, म्यूट पे था ये. हाँ, ओके. So we are done with everything except one thing, and that is the treatment of discount oblique loss on issue of debentures. ठीक है? So देखो कैसा है, let me tell you that this is very simple actually. कैसा है देखो, मैंने पहले ही आपको इसके बारे में कहा था कि this is basically a capital loss, करेक्ट? तो बात ऐसा है कि आने वाले 10 साल के लिए 10 years के लिए मान के चलो मैंने कुछ पैसे लिए इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. मैंने आगे वाले बंदे से 10 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं, मान लो 10 साल के लिए. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आई एम यूजिंग दिस 10 लाख फॉर कमिंग 10 years. बराबर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे हो सकते हैं. यहां पर मैं आपको अलग अलग बातें बता रहा हूं. देखो, ये मैं सबसे पहले बता रहा हूं केस 1. ओके, केस 1. केस 1 में ऐसा मान के चलो कि फुल अमाउंट टू बी रिपेड आफ्टर 10 years. ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा लोन में भी होता है, ऐसा डिबेंचर्स में भी होता है. आप पूरे के पूरे पैसे लौटाने वाले हो 10 साल के बाद. तो सर हर साल हम लोग कुछ भी नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं. वेट, every year we will pay only interest. सिर्फ इंटरेस्ट देते जाएंगे, that's it. प्रिंसिपल पोर्शन कुछ भी नहीं दिया जाएगा. जनरली स्पीकिंग, जब भी किसी लोन का रीपेमेंट होता है तो आप लोग सिंपली अपने दिमाग में लाइए क्या होता है. ईएमआई देखते हो आप लोग, है ना? ईएमआई में क्या होता है? क्या सिर्फ इंटरेस्ट एलिमेंट होता है? नहीं, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल एलिमेंट भी होता है. प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के होता है ईएमआई. बराबर? बट द पॉइंट इज कि ये जो हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें कैसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लेंडर अलाउज यू कि आप सिर्फ इंटरेस्ट भरो, सिर्फ ब्याज भरो. ठीक है, प्रिंसिपल पोर्शन कुछ भी आपको इंस्टॉलमेंट पे देने की जरूरत नहीं, आप पूरा का पूरा एक साथ लौटाना बाद में. ठीक है, एट द एंड ऑफ द टेन्योर आप पूरे पैसे एक साथ दे दो. दिस इज द नॉर्मल नेचर ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स ऐसा ही होता है. डिबेंचर्स पे पूरे पैसे हम आखिर में लौटाते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है. केस 2. केस 2 में कैसा होता है कि रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड इन पार्ट्स, यानी इंस्टॉलमेंट्स. बेसिकली इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा भी होता है. यानी हम लोग कैसा है कि जैसे 10 लाख के डिबेंचर्स ले लिए तो 10 साल का लाइफ है, तो हमने ऐसा डिसाइड किया, हमने लेंडर मतलब डिबेंचर होल्डर्स को कहा कि हम हर साल आपको 1-1 लाख रुपए रिडीम करते जाएंगे एवरी ईयर. ऐसा कम होता है, जनरली कम होता है. दिस इज समथिंग दैट यू विल मोस्टली यू विल फाइंड दिस इन लोन. ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स में कभी कभी हो सकता है ऐसा. ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों में, इन दोनों केसेस में सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि केस 1 में आप पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट पूरे 10 साल पे कर रहे हो. लेकिन केस 2 में जाहिर सी बात है, पहले साल आप 10 लाख पे इंटरेस्ट भले ही दे रहे हो, लेकिन अगले साल 9 लाख पे दोगे. 1 लाख तो रिपे हो गया. उसके अगले साल 8 लाख पे दोगे और 1 लाख रिपे हो गया, है ना? तो इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा, पहली बात तो. ठीक है, दूसरी बात जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं वो है डिस्काउंट ऑन इशू. अगर यहां पर कोई डिस्काउंट है तो उस डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? दिस इज व्हाट वी आर गोना सी. तो हमने एक चीज तो देखा था कि हम लोग डिस्काउंट या लॉस, दोनों में से कोई भी नाम यूज हो सकता है. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन डिबेंचर्स, दोनों नाम चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं.
हमने एंट्री में क्या देखा था कि जब भी डिस्काउंट दिखता था हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करके रखते थे। जैसे अब 10 लाख के डिबेंचर्स है, 9 लाख पे इशू किया, यानी 1 लाख रुपए का डिस्काउंट, किडिंग मी, इसको डेबिट करके रख दिया। सो ये जो डेबिट करके रख दिया टू डिबेंचर्स, ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही होता था ना। अगर डिस्काउंट में इशू कर रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ऐसे ही होता था। तो ये चीज को मैंने यहां पर डेबिट करके रख दिया। दिस इज माई लॉस, अ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब क्या हुआ, ये पूरे पैसे में एक साथ पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकता, पार्ट में कर सकता हूं, एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है। सो इसके ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर केस 1 है, अगर केस 1 है, केस 1 क्या था कि मैं पूरे डिबेंचर के पैसे 10 साल बाद लौटाऊंगा एक साथ, ठीक है, पूरे पैसे एक साथ दिए जाएंगे। अगर ऐसा केस है देन इन दैट केस ये जो लॉस है ये 1 साल का तो है नहीं, ये तो 10 साल का लॉस है। तो इस लॉस को मैं 10 साल में डिवाइड करूंगा, ठीक है। नॉर्मली स्पीकिंग वी रिकॉग्नाइज आवर लॉस बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। तो कैसा होगा, देखो ये ईयर 1 का पीएनएल है, ईयर 1 का पीएनएल है, ठीक है। तो मैं यहां से 1/10 ट्रांसफर कर दूंगा पीएनएल में। 1/10 बोले तो 10,000। क्या कर रहा हूं मैं, इक्वली डिवाइड कर रहा हूं। सिंस आई एम यूजिंग दिस फुल 10 lakhs इन द कमिंग 10 years, इसलिए मैं इस 10 लाख पे जो भी मेरा डिस्काउंट है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूं हर साल में। सो 10,000 रुपए यहां से ट्रांसफर होंगे पीएनएल में टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ऐसा लिखा जाएगा 10,000। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन पीएनएल एंड हेंस यहां पर अब बैलेंस कितना बच जाएगा, 90,000, which will be carried over to the next year. Next year balance brought forward 90,000, ठीक है। तो अगले साल वापस से मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, कितना, पीएनएल में मैं ट्रांसफर करूंगा 10,000। मैं राइट ऑफ कर रहा हूं 10,000। दिस विल कम हियर टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ठीक है, 10,000। गेटिंग मी। फिर से अब यहां पर बैलेंस कितना बच जाएगा, 80,000। ये ऐसा चलता जाएगा 10 साल में। मैं इसे इक्वल प्रोपोर्शन में पीएनएल में राइट ऑफ करता जा रहा हूं, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। दिस इज द नॉर्मल ट्रीटमेंट। आपने 11th 12th में हो सकता है कुछ अलग पढ़ा हो सकता है, ठीक है, बट दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। ये बात को याद रखना। 11th 12th की किताबों में ही कई बार कुछ अलग लिखा रहता है, हेंस आप लोग शायद वही पढ़ के आगे आए हो, ठीक है। मैं साइंस वालों से अक्सर यही कहता हूं कि आप लोग फॉर्चुनेट हो, क्योंकि 11th 12th में कई बार कैसा होता है, मतलब मैं खुद भी जब 11th 12th के बच्चों को जब एड्रेस करता हूं तो आई नो इट क्या होता है। पॉइंट इज कि अगर किताब में लिखा है और वही लिखने पे आपको मार्क्स मिलेंगे तो कुछ कर नहीं सकते, लिखना तो वो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एटलीस्ट ये बता दिया जाए तो फिर ज़्यादा सही होता है कि यार ये किताब में लिखा है इसलिए आप लोग लिख रहे हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो ज़्यादा सही होता है। तो वही बात है कि कुछ कुछ चीज़ें 11th 12th में गलत होते हैं। हम लोग पढ़ते तो है, हम लोग लिखते हैं, एग्जाम में हमें मार्क्स भी मिलते हैं, लेकिन होते गलत है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो जो है सो है, अभी उसको लेके तो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अगर आपने 11th 12th में इसके बारे में कुछ अलग पढ़ के रखा है तो प्लीज करेक्ट इट। ये ऐसा है एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे अगर केस 2 रहा तो केस 2 के केस में क्या होगा, केस 2 के केस में क्या होगा, ये डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस है, ठीक है। केस 2 के केस में गड़बड़ ये हो रहा है कि चलो मैंने 1 लाख रुपए यहां पे डेबिट करके रखे हुए डिस्काउंट, ठीक है, 2 डिबेंचर्स ऐसा मैंने यहां पे डेबिट करके रखा है। मुझे हर साल पीएनएल में राइट ऑफ करना है, बिल्कुल करना है, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं इसे राइट ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि केस 1 में मैंने कहा कि मैं 10 लाख रुपए यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंटली हर साल यूज कर रहा हूं. केस 2 में ऐसा थोड़ी ना हो रहा है यार. पहले साल 10 लाख यूज किया, अगले साल 1 लाख रिपे कर दिए, यानी अगले साल तो 9 ही लाख यूज किया. उसके अगले साल और 1 लाख रिपे कर दिया, यानी उसके अगले साल तो 8 ही लाख यूज किया है. गेटिंग मी? सो बेसिकली यहां पर जो यूज हो रहा है ये हो रहा है पहले साल 10 लाख रुपए, दूसरे साल 9 लाख, तीसरे साल 8 लाख, चौथे साल 7, 6 एंड सो ऑन. बराबर? तो एज अ रिजल्ट यहां पर अगर मुझे राइट ऑफ करना है तो वो भी इस प्रोपोर्शन में करना होगा. यानी पहले साल राइट ऑफ कितना होगा? 10 बाय इन सबका टोटल. सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड अगर सबको याद है तो आपको इसका आंसर आया होगा. कैसे करेंगे? 10 बाय क्या? 10 बाय व्हाट? ये देख के आपको सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन याद आ रहा होगा. n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कुछ याद आ रहा है? मतलब आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं. वो शॉर्टकट है वो. चलो ठीक है, बता देता हूँ. n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. n इज टोटल ड्यूरेशन. यस 55 करेक्ट. n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 यानी n इज 10 टाइम ड्यूरेशन. सो 10 इंटू 10 प्लस 1 इज 11 divided by 2. This is how you can directly get the answer. It's 55. The total is 55. So 10 by 55. Correct? So पहले साल का जो यहाँ पे राइट ऑफ होगा that will be 10 by 55. 10 by 55 will be written off in the very first year. सेकेंड ईयर कितना राइट ऑफ होगा? 9 by 55. थर्ड ईयर कितना राइट ऑफ होगा? 8 by 55. जो अमाउंट है डिस्काउंट का उसे प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा करके हम हर साल पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि the amount used is not uniform throughout the 10 years. The amount is different. हम लोग सिंस रीपे करते जा रहे हैं इसलिए अमाउंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर्स. सो उसी के प्रोपोर्शन में हमने डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करना चाहिए. तो ये दो अलग कि क्वेश्चन में आगे बढ़े. You want to write? All of you writing? चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन में आता हूं फिर. लिख रहे हो क्या? ओके. एक काम करो, दो अलग अलग स्क्रीनशॉट लो. इसका अलग लो. नहीं ये आ नहीं रहा बराबर. रुको.